यह कथा है उस धूप की जो उत्तर भारत के आकाश पर खालसा साम्राज्य के रूप में चमकी। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपने पांव पसार रहे थे और एकमात्र शक्ति जो उन्हें आंख दिखा सकती थी वो थी महाराजा रणजीत सिंह की सेना। 1839 शेर पंजाब रणजीत सिंह का निधन हुआ। उनका जाना मानो एक विशाल वृक्ष का गिरना था जिसकी छाया में पूरा पंजाब फलता फूलता था। सिंहासन के लिए राजकुमारों, रानियों और सेनापतियों में संघर्ष शुरू हुआ। लाहौर का दरबार एक युद्ध भूमि में बदल गया जहां तलवार नहीं, जहर और षड्यंत्र चलते थे। इधर अंग्रेज चुपचाप देख रहे थे जैसे शिकार पर निगाह लगाए एक शिकारी। 1845 अंग्रेज में सतलज नदी के पार सेना बढ़ा दी। सिख सेना को यह चुनौती लगी, अगर रणजीत सिंह होते तो क्या हम यूं सहते? यह भावना सिख फौज में गूंज रही थी। खालसा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बजाया। भूमि पर धरती कांप रही थी। मुड़ की धूल, धूप और रक्त का पहला राम। फिरोज शाह रात भर चलता संघर्ष जहां सेनापति भी गिरे और सिखों ने कहा हम मरे पर झुके नहीं। सुबह अंतिम मोर्चा। अंग्रेज थके हुए थे पर रणनीति में आगे थे। परिणाम अंग्रेज जीते। लाहौर संधि के तहत सिख साम्राज्य अब एक कठपुतली राज्य बन गया। राजा दीप सिंह तो थे पर डोरे लॉर्ड डलहौजी के हाथों में थी। दूसरी आग, द्वितीय युद्ध। 1848 मुल्तान में चिंगारी फूटी। नवाब मुलराज ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खालसा सेना के कुछ हिस्से फिर जाग गए। उन्होंने अपने ही पूर्व राजा की सेना को विदेशी शासन से बचाने का प्रण लिया। यह एक आत्मा की पुकार थी, सिख साम्राज्य की आखिरी हुंकार। रामनगर, चिलियांवाला और गुजरात। यह युद्ध अब भावनाओं का नहीं, अस्तित्व का होगा। 1849 अंग्रेजों ने दूसरे युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की। राजा दलीप सिंह को हटाया गया और कोहिनूर को अंग्रेज रानी को कर दिया गया। पंजाब का सूर्य अस्त हो गया। खालसा सेना कर दी गई। पर लोगों के दिल में अब भी सिख साम्राज्य की स्मृति और गर्व जीवित रहा। यह कथा केवल दो युद्धों की नहीं बल्कि स्वतंत्रता बनाम सत्ता की थी। साम्राज्य भारत का आखिर शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य था जिसने आधुनिक सैन्य ढांचे, न्याय व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था। रणजीत सिंह के बाद यदि कोई एकजुट नेतृत्व होता तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आंतरिक एकता खो जाती है तो बाहरी शक्तियां विजयी हो जाती हैं। स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं, दूरदृष्टि, संगठन और विवेक से बचाई जाती है। रणजीत सिंह को भारतीय ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो वे एक ऐसे राजर्षि थे जो धर्म, वीरता और न्याय के मार्ग पर थे, जैसे राम, युधिष्ठिर या जनक। उनके राज्य में धर्मनिरपेक्षता थी, हिंदू, मुसलमान, सिख सबको समान। उन्होंने एक विवेकशील क्षत्रिय धर्म का पालन किया, न अतिक्रमण, न पराजय की इच्छा। उपनिषद कहता है, राजा वह है जो प्रजा में रज नहीं करता, केवल धर्म में रमता है। रणजीत सिंह ने यही किया और इसीलिए वे धर्म चक्रवर्ती कहे जा सकते हैं। रणजीत सिंह के बाद सिख दरबार महाभारत के कुरु सभा की तरह हो गया। वहां भीष्म जैसे सेनापति तेजा सिंह मौन रहे। शकुनी जैसे अंग्रेज रेजिडेंट षड्यंत्र रचते रहे। और दुर्योधन लालच में डूबे राजकुमार सत्ता के लिए भाई को मारते रहे। महाभारत का श्लोक, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा वही करता है जो स्वयं धर्म की रक्षा करता है। यहां धर्म की रक्षा नहीं हुई और परिणाम स्वरूप समस्त साम्राज्य नष्ट हुआ। खालसा सेना यदि ग्रंथों से तुलना करें तो वह भीम और घटोत्कच जैसी। अपार शक्ति, अपराध, साहस, परंतु नेतृत्वहीनता और दिशाहीनता के कारण वह शक्ति स्वयं विनाश का कारण बन गई। गीता कहती है, शक्ति बिना विवेक विनाश का कारण बनती है। और सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है, सेना थी लेकिन सेनापति नहीं। अंग्रेजों की नीति महाभारत के शकुनी की चतुराई और चाणक्य की नीति का मेल थी। फूट डालो और राज करो। सेना को भटकाओ, राजाओं को डराओ, और जब आपस में लड़ने लगें तब साम्राज्य पर कब्जा कर लो। चाणक्य नीति ने लिखा है, यदि तुम शत्रु को सीधे नहीं हरा सकते तो उसे भीतर से कमजोर करो। और अंग्रेजों ने ठीक यही किया।
1848 से 49 का युद्ध वैसा ही था जैसे कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। खालसा सेना के पास साहस बल था, परंतु रणनीति नहीं थी। अंग्रेजों के पास नीति, संगठन और राजनीति एकता थी। कर्ण की तरह खालसा अंतिम युद्ध में नायक तो बना, पर अपने ही भीतर की कमजोरी से पराजित हुआ। राजा दलीप सिंह का इंग्लैंड ले जाना ऐसा था मानो सीता का वनवास, धर्म का निर्वासन, कोहिन की चोरी, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अपहरण जैसा। उपनिषदों में कहा गया है, जब सत्य को देश से बाहर किया जाता है तब आत्मा भी विलग हो जाती है। संघर्ष तब नहीं हारते जब शत्रु बलवान हो, संघर्ष तब हारते हैं जब आत्मा दिशाहीन हो जाती है। धर्म का पतन, चाहे वह राजा हो या सेना, अंततः राज्य का पतन लाता है। रणजीत सिंह एक समन्वित धर्म बुद्धि के प्रतीक हैं। वे शक्ति को दमन के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र। उन्होंने धर्म को सांप्रदायिक सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि उसे एक जीवन दर्शन की तरह अपनाया। रणजीत सिंह राजधर्म का जीवंत रूप, जैसे श्रीराम या युधिष्ठिर जो सब सत्ता की सेवा मानते हैं। खालसा सेना से पार साहस, परंतु विचलित चेतना की प्रतीक बन गई। जैसे कुंडलिनी शक्ति यदि वह जागे पर मार्गदर्शन न हो तो वह विनाशकारी हो सकती है। बिना एकता, बिना लक्ष्य, शक्ति अराजक हो जाती है। खालसा सेना जागृत शक्ति योगविहीन हो गई। जैसे बिना गुरु की कुंडलिनी शक्ति है लेकिन उद्देश्यहीन। अंग्रेजों की नीति मोहमाया और विभ्रम की थी। वे सीधे नहीं लड़े बल्कि भीतर से तोड़ा। जैसे माया इंद्रियों को जीतकर चेतन को भ्रमित करती है। अंग्रेज मोह रूपी असुर जो बुद्धि और चित्त को बांधता है और उनको भटकाकर आत्मा को दूर करता है। और सिर्फ एक हीरा नहीं था, वह धर्म की शक्ति और आभा का प्रतीक था, यशस्विता का प्रतीक था। जैसे श्री कृष्ण का कौस्तुभ मणि या इंद्र का वज्र, कोहिनूर चेतना का केंद्रीय बिंदु ध्रुव, जिसके छिनने का अर्थ है धर्म का विखंडन। राजा दलीप सिंह जब इंग्लैंड ले जाए गए और ईसाई बना दिए गए, यह चेतना की जड़ों से कट जाने का प्रतीक है। जैसे एक ब्राह्मण आत्मा को स्मृति विहीन कर दो तो वह विदेशी ज्ञान का दास बन जाती है। दलीप सिंह आत्मा का निर्वासन, जब वह स्वधर्म और स्मृति से दूर हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दरबार में जो विवेकहीनता आई वह वैसी ही थी जैसे महाभारत सभा में धर्म मौन हो जाता है और अधर्म हंसता है। सिख दरबार विवशून्य सभा, जिसमें नीति का हरण हो चुका था। जब सिख साम्राज्य समाप्त हुआ तो वह केवल राजनीतिक पतन नहीं था, वह एक सांस्कृतिक चेतना का विसर्जन था। जैसे गंगा का एक स्रोत सूखता है लेकिन हिमालय में फिर से बर्फ बनकर लौटता है। युद्ध का अंत, चेतना का एक युग समाप्त, परंतु पुनर्जन्म की बीज बुद्धि अभी जीवित है। जब धर्म और शक्ति का समन्वय होता है तब राज्य ब्रह्मराज्य बनता है। जब धर्म क्षीण और शक्ति बेकाबू होती है तब राज्य मरणशील हो जाता है। और जब स्मृति और संस्कृति का हरण होता है तब चेतना पुनः अपने बीज में लौट जाती है। पुनर्जन्म ये रणजीत सिंह के समय एक जटिल परंतु संतुलित तंत्र था। धर्म, सेना, अर्थव्यवस्था और समाज में एक संतुलनकारी डिजाइन थी। उनके बाद जैसे ही वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूटा, पूरा तंत्र सिस्टेमिक कोलैप्स की ओर बढ़ा। जब कोई सिस्टम फीडबैक लूप्स और अडैप्टिव गवर्नेंस को खो देता है तो वह बाह्य ताकतों के लिए वल्नरेबल हो जाता है। यही पंजाब के साथ हुआ। ब्रिटिश नीति केवल ताकत की नहीं थी बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की थी। उन्होंने डिवाइड रूल का प्रयोग किया, इसे आज फ्रैगमेंटेशन टेक्निक कहते हैं। उन्होंने पंजाब के दरबार और सेना में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा की, जिससे सिख अपने ही निर्णयों में उलझ गए। जैसे आज की राजनीति में मीडिया, नैरेटिव एंड कॉग्निटिव लोड से जनता को डायरेक्शनलेस किया जाता है। दलीप सिंह को इंग्लैंड ले जाकर ईसाई बनाना एक धार्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि एक आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग थी। यह नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है, जब किसी समूह की स्मृति और पहचान को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दलीप सिंह कल्चरल एल्गोरिदम रिटन
कोहिनूर एक हीरा था, पर उसका महत्व सेमियोटिक पावर ब्रिटेन ने उसे इंपीरियल अथॉरिटी का प्रतीक बना दिया। भारत में वह धर्म, तेज और सिंहासन की चेतना का प्रतीक था। सेमियोटिक्स बताता है कि शक्ति सिर्फ भौतिक नहीं होती, वह प्रतीकों से आती है। कोहिनूर की चोरी, कल्चरल कैपिटल की चोरी। साम्राज्य का पतन इस बात का क्लासिक केस है। कैसे एक करिश्माई लीडर रणजीत सिंह के बाद संस्था नैतिक रूप से दिवालिया हो जाती है। इसे फाउंडर सिंड्रोम फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशनल डीके कहा जाता है। हर संस्था को इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, रेजिलियंस और सक्सेशन प्लानिंग चाहिए, वरना वो बड़े से बड़ा राज्य भी आत्महत्या कर लेता है। यदि इसे आज की भाषा में समझाएं, पंजाब के रण में गोली नहीं, कोड बदले गए थे। संस्कृति के सर्वर को रीसेट किया गया था और आत्मा को अनप्लग करके एक नए कॉलोनियल सॉफ्टवेयर से बूट किया। रणजीत सिंह का राज्य एक प्रकार का धर्माधारित चित्त राज्य था, जहां नीति, न्याय और कर्म को एक साथ साधा गया। जब वह चेतना का केंद्र चला गया, तंत्र केवल संघटना बनकर रह गया, उसकी आत्मा निकल गई। आधुनिक शासन तंत्रों को संवेदनशील, चैतन्यशील तंत्र, सेंशियंट सिस्टम्स के रूप में विकसित किया जाए, जहां निर्णय केवल डेटा से नहीं बल्कि धर्म, संवेदन, करुणा और समग्रता से हो। महाभारत और नीति शास्त्र में शक्ति को हमेशा धर्म से बांधा गया है। पंजाब की भूल को सैन्य गौरव से जोड़कर नीति संयम से तोड़ दिया गया। शक्ति तभी सार्थक है जब वह आत्मनियंत्रित और ध्येयबद्ध हो। हमें धर्म संयमित शक्ति तंत्र, धर्मा कैलिब्रेटेड गवर्नेंस विकसित करने चाहिए, जो नीति, न्याय और लोक भावना से जुड़ी हो। स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास को संस्कृत कृति की चेतना मान गया। अंग्रेजों ने इस स्मृति को हटाकर कॉलोनियल मेमोरी सिस्टम डाल दिया। हमें एक ऐसा डिजिटल स्मृति तंत्र बनाना चाहिए जो भारतीय ज्ञान, लोक स्मृति और ऐतिहासिक न्याय को संरक्षित व पुनर्स्थापित करे। योग और आयुर्वेद कहते हैं, शरीर और मन को बाहरी विकृति से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिए। ऐसे ही संस्कृति को भी सांस्कृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिए, जिसे अंग्रेजों ने भंग कर दिया। हर समुदाय, भाषा, संस्कृति के लिए कल्चरल इम्यूनिटी इंडेक्स विकसित किया जाए, जिससे वो बाहरी मनोवैज्ञानिक औपनिवेशिक हमलों से सुरक्षित रह सके। ऋग्वेद और उपनिषद में ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर, ही न्याय का आधार है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने इस ऋतत्व को हटाकर मशीनी कानून स्थापित किया। इस प्रणाली को जीवंत, संदर्भ संवेदनशील और समयधर्मी बनाना होगा, जैसे ऋत की लय में ध्वनि हो। कोहिनूर, दलीप सिंह, राजगद्दी, ये सब प्रतीक थे, पर शिक्षा ने इन प्रतीकों की शक्ति को खो दिया। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो प्रतीकों के पीछे की चेतना, स्मृति और ऊर्जा को समझे और बच्चों को प्रतीक साक्षर, सिंबल लिटरेट बनाए। जब शक्ति धर्म विहीन होती है तो वह आत्मघाती होती है। जब संस्कृति स्मृति विहीन होती है तो वह उपनिवेशित होती है।